अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था और हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बात की थी। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ आइसोटॉप्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले आइसोटॉप की डेफिनेशन है। आइसोटॉप होते क्या हैं? आइसोटॉप एक एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर अब सेम होता है तो इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी सेम होंगे, लेकिन उनके मास नंबर क्योंकि डिफरेंट होते हैं तो उनके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। आइसोटॉप्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर बेस करती हैं, जबकि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मास नंबर पर डिपेंड कर रही होती हैं और मास नंबर हर आइसोटॉप का डिफरेंट होता है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव आइसोटॉप्स। मोस्टली एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स होते हैं। यहाँ पे हम कुछ आइसोटॉप्स के बारे में बात करेंगे: हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एंड यूरेनियम। वन बाय वन इन सबको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है। इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। उनकी अबंडेंस भी डिफरेंट होती है। 3 आइसोटॉप्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। इन तीनों में एक एक प्रोटॉन होता है और एक एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इसमें डिफरेंट होते हैं। नीचे उन्होंने प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बताए हुए हैं कि प्रोटियम में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता। ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि ट्रीटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आपने ये तीनों पॉइंट्स MCQ में याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 2 स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 13, और एक कार्बन 14 भी होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है। कार्बन 12 की अबंडेंस सबसे ज़्यादा होती है, 98.9% होता है। MCQ में याद रखिएगा। कार्बन 13 और कार्बन 14 दोनों की अबंडेंस 1.1% होती है नेचर में। इन सब के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, 6 होते हैं, जबकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं वन बाय वन देख लेते हैं। कार्बन 12 में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन दोनों 6 होते हैं। कार्बन 13 में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 7। कार्बन 14 में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 8। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। नेक्स्ट हमारे पास यूरेनियम है। यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, यूरेनियम 234, 235 और 238। अब इनमें से यूरेनियम 238 जो है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है नेचर में, 99% होता है। नेक्स्ट उन्होंने एक टेबल दिखाया है, टेबल 2.2। इसमें उन्होंने हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर और मास नंबर एक टेबल फॉर्म में दिखाए हैं। आपने इन सब को MCQs में याद रखना है कि किसका प्रोटॉन किस में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कार्बन 14 में कितने हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, मास नंबर कितना है। नेक्स्ट हमारे पास है साइंस, सोसाइटी और टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में उन्होंने बात की है। एक बार मैं आपको गो थ्रू करा देती हूँ। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन, बिगेस्ट एप्लीकेशन जो है आइसोटॉप्स का वो है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। दे आर अप्लाइड इन डायग्नोसिस, रेडियोथेरेपी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज़ लाइक कैंसर। कुछ यूजेस उन्होंने डिटेल में बताए हैं, शॉर्ट डिटेल है। आप इसमें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द आइसोटॉप्स एंड इट्स यूजेस। सो देख लेते हैं। नंबर 1 पे है रेडियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आइसोटॉप्स को हम रेडियोथेरेपी में यूज़ करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। स्किन कैंसर के लिए हम पोलोनियम, स्किन कैंसर के लिए हम फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 के आइसोटॉप्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस को एमिट करते हैं।
अब आपने MCQ में भी खास हर पॉइंट को इनमें से जहन में रखना है कि ये कौन सी रेडिएशंस एमिट कर रहे होते हैं, बीटा रेडिएशंस। फॉर कैंसर कोबाल्ट 60 अफेक्टिंग विद इन द बॉडी इज़ यूज्ड बिकॉज इट एमिट्स स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज। कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज एमिट करता है। उसके बाद हमारे पास है ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर इन मेडिसिन टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को हम ट्रेसर के तौर पे मेडिसिन में यूज़ करते हैं। ये हमारे ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर की प्रेजेंस को डायग्नोज करता है। आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131 आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गॉइटर इन थायराइड ग्लैंड। आयोडीन 131 का जो आइसोटोप है इसको हम थायराइड ग्लैंड के अंदर मौजूद गॉइटर की डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली टेक्नीशियम इज़ यूज फॉर टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ। टेक्नीशियम को हम यूज़ करते हैं बोन ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। The radioactive isotopes are used to estimate the age of fossils like dead plants and animals and stones. रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को हम फॉसल फ्यूल्स, डेड प्लांट्स और एनिमल्स, स्टोन्स वगैरह की एज को एस्टिमेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव आइसोटोप डेटिंग। अब रेडियोएक्टिव आइसोटोप डेटिंग को शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में वो क्या कह रहे हैं कि बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं, उनकी जो एज होती है वो किस पे बेस करती है, हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव आइसोटोप पर, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की हाफ लाइफ के ऊपर। एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स बाय मेजरिंग द रेडियोएक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन दैम इज़ कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग और सिंपली कार्बन डेटिंग। अब एग्ज़ाम में वो शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कार्बन डेटिंग क्या होती है, तो आपने इसको जहन में रखना है कि हम कार्बन कंटेनिंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉसल फ्यूल्स होते हैं हमारे पास, फॉसल्स होते हैं सॉरी, तो उसके अंदर हम कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉलो a radioactive element during the reaction and ultimately to determine the structure। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं उसको हम रिएक्शन या स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन 14 इज़ यूज टू लेबल CO2। कार्बन 14 को हम यूज़ करते हैं कार्बन CO2 को लेबल करने के लिए। एज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म ग्लूकोज। अब कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। इट्स मूवमेंट इज़ डिटेक्टेड थ्रू द वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप्स अप टू ग्लूकोज। इसकी मूवमेंट को हम डिटेक्ट करते हैं कार्बन 14 के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को हम इस्तेमाल करते हैं बाय कैरिंग आउट द कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवाते हैं। यूरेनियम 235 को हम बम्बार करवाते हैं विद स्लोली मूविंग न्यूट्रॉन्स। तो जो हमारे पास जो यूरेनियम होता है वो टूट कर बेरियम 139, क्रिप्टॉन 94 और 3 न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे उन्होंने एक इक्वेशन दी हुई है, इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज़ यूज टू कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम इन बॉयलर्स। इससे बहुत ज़्यादा हीट इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है जिसको हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और वो बॉयलर में इस्तेमाल होती है। स्टीम टरबाइन को चलाती है और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये हमारे पास एक बहुत पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ 2.4 है, इसको आप गो थ्रू कर लेंगे। कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।